सभी का केमिस्ट्री के YouTube चैनल पर स्वागत है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। तो वहां पर हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर से थोड़ा सा हम बता दें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। कल भी बताया था हमने कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल और डाइल्यूट सोल्यूशन which depends upon the number of particles of solute or number of moles of solute and does not depends on their nature are called as colligative properties. Those properties of ideal or dilute solutions which depends upon the number of particles or number of moles of solute and does not depends on their nature are called as colligative properties. Colligative properties are of four types: relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. The representation of relative lowering in vapor pressure is P naught A minus Ps upon P naught A. Elevation in boiling point is represented by delta Tb. Depression in freezing point is represented by delta Tf, and osmotic pressure is represented by pi. ये जो फर्स्ट टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये हमने 7th सेशन में कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारी जो बची हुई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से पहले हमें फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ solid phase is in equilibrium with the vapor pressure of liquid phase। तो ये सॉलिड फेज सॉल्यूट का सॉल्वेंट का भी हो सकता है और सोल्यूशन का भी हो सकता है। ठीक, तो द टेम्परेचर एट विच, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज is in the equilibrium with the vapor pressure of liquid phase is called as freezing point of that solution or that liquid। ठीक है, तो the temperature at which vapor pressure of liquid phase is in equilibrium with the vapor pressure of solid phase is called freezing point of that liquid। ठीक है, लिक्विड में आपका सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉल्यूशन भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं यहां पर। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। देखिए, जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हम ऐड करें बाय एडिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होते हैं, ठीक, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक, अब इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने ग्राफ प्लॉट किया यहां पर टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। यहां पर दिस इज सॉलिड फेज एंड इट इज वेपर प्रेशर ऑफ liquid solvent, vapor pressure of liquid solvent। Now see, at this temperature, this T1 temperature, at this temperature vapor pressure of solid phase and liquid phase are in equilibrium. That's why the T1 is called as freezing point of सॉल्वेंट।
T1 temperature is called as freezing point of solvent. Now, by adding non-volatile solute in the volatile solvent, intermolecular forces increases and vapor pressure decreases. तो जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, उसका ग्राफ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से बिलो हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होने से वेपर प्रेशर सोल्यूशन फेज का डिक्रीज हो जाता है. तो उसका ग्राफ इसके बिलो आएगा. आप देखिए इस टेम्परेचर पे, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड solution, and at this temperature vapor pressure of solid and liquid are in equilibrium. So this T2 temperature is called as freezing point of solution. Now see that the freezing point of solvent is more than that of freezing point of solution. तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, सोल्यूट का फ्रीजिंग पॉइंट कम है. तो यहां फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है और इसी डिक्रीज को कहते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टीएफ. डेल्टा मींस चेंज, टी मींस टेम्परेचर एंड एफ इज स्टैंड फॉर फ्रीजिंग पॉइंट. तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू T1 माइनस T2. T1 is freezing point of solvent and T2 is freezing point of solution. Now it is a colligative property and all the colligative properties are directly proportional to the number of moles, means concentration of solute in the solution. Now delta TF is also directly proportional to molality. Molality M. And if we want to remove the proportional sign, then we require a constant. So delta TF is equal to KFM. Here KF is molar depression constant. Molar depression constant. अब इस पर कभी कभी आता है कि डिफाइन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन मोलरिटी इज 1 देन डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ. तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 और यूनिटी. तो कैसे डिफाइन करना है इसको? जब मोलरिटी 1 हो, यूनिटी हो, तो उस कंडीशन में डेल्टा टीएफ और केएफ इक्वल हो जाएंगे. तो यहीं से इसकी डेफिनेशन ड्राइव हो जाएगी कि द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 और यूनिटी. अब मोलरिटी की यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ WB अपॉन MB WA इंटू 1000. डेल्टा TF यहां होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, WB मास ऑफ solute in gram, WA mass of solvent in gram, MB molar mass of solute. ठीक है. तो यहां पर ये देखिए 5 वैल्यूज हैं. 5 में से कोई 4 वैल्यू गिवन होंगी, 4 वैल्यूज आपको गिवन होंगी. जो रिमेनिंग वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करनी है. ठीक. तो 5 में से 4 वैल्यूज आपको गिवन होंगी. जो एक वैल्यू बची है वो आपको कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. और इस पर बेस्ड एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल भी हैं, कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी हैं. तो वो आपको देखने हैं, सॉल्व करने हैं. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है. फिर समझ लीजिए कि ये पूरी प्रोसेस क्या है, कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. The temperature at which vapor pressure of solid phase becomes equal to the vapor pressure of liquid phase,
या द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of solid phase in equilibrium with the vapor pressure of liquid phase is called as freezing point of that liquid. And by adding non-volatile solute, intermolecular forces increases, vapor pressure decreases. That's why the equilibrium between vapor pressure of liquid solution and solid solution will establish at a lower temperature than that of pure solvent. जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दोगे तो उस वजह से सॉल्यूशन का जो लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट से कम हो जाता है, और इसी वजह से ये जो इक्विलिब्रियम है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉल्यूशन ये स्टैब्लिश होता है लोअर टेम्परेचर पे। तो जितना टेम्परेचर कम हो जाता है इसी को बोलते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू T1 माइनस T2. T1 is the freezing point of solvent, T2 is the freezing point of solution. Since delta TF is a colligative property and all the colligative properties are directly proportional to the number of particles or number of moles of solute, means concentration of solute. That's why delta TF directly proportional to the molality. We want to remove this proportional sign. At the place of proportional sign we take a constant, that is delta, that is KF, and KF is molar depression constant. When molality of solution is 1 or unity, then delta TF is equal to KF. So depression molar depression constant is equal to the depression in freezing point when molality of solution is 1. By putting the values of molality we get this formula. Here delta TF is freezing point depression, KF molar depression constant, WB mass of solute in gram, WA mass of solvent in gram, and MB molar mass of solute. इस जो फॉर्मूले से बोर्ड में कुछ क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल भी दिया है, इंटेक्स क्वेश्चन भी दिए हैं, दोनों आपको सॉल्व करके देखने हैं। जब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते तब तक इन फॉर्मूलोज की कोई यूटिलिटी नहीं है। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जनरली क्या आता है, या तो ग्राफ रिप्रेजेंट करने को पूछ लिया जाता है या फिर इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आते हैं। इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो आपके फॉर्मूले हैं उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी या ग्राफिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आता है कि डिफाइन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिफाइन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो साइंस है, केमिस्ट्री है, साइंस देखिए जैसा जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है ये जो साइंस है वो अप्लाइड की तरफ बढ़ती जा रही है। ठीक है, आपने यहां पर पढ़ा है केवल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये डेफिनेशन वगैरह कुछ ना पूछा जाना। इससे रिलेटेड या इससे अप्लाइड प्रॉब्लम क्या बन सकती है उस पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हमें जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन आना चाहिए, और एप्लीकेशन क्या है, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है न्यूमेरिकल में। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन में भले से आपको कोई भी 4 वैल्यू दी हो और 5वीं वैल्यू निकालनी होगी। तो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं आते, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल आते हैं 12th बोर्ड में। केवल आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, कौन सी यूनिट क्या है ये आना चाहिए, और फॉर्मूला कौन सा आप यूज करोगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। द फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हमें पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हमें पता होना चाहिए ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस के बारे में कैसे पता करें कि देखिए यहां पर हमने एक कंपार्टमेंट ले लिया और इसमें ये जो ब्रोकन लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस साइड में हमने एक पिस्टन लगा रखा है P, ये प्रेशर गॉज है। यहां पर आपका ये साइड A है, दिस इज सॉल्वेंट, और ये साइड B है।
साइड बी में हमने ले लिया सॉल्यूशन। ठीक, ऑस्मोसिस आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में होता क्या है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, the flow of solvent from its higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane is called osmosis। ये ऑस्मोसिस होता है। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब देखिए भाई, जब ऑस्मोसिस होगी तो इधर सॉल्वेंट है, इधर सोल्यूशन है। सॉल्वेंट 100% है यहां पर और सोल्यूशन में 100% सॉल्वेंट नहीं है, तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ए साइड ज्यादा है और बी साइड कम है। तो सॉल्वेंट इज मोर कंसंट्रेटेड इन साइड ए एज कंपेयर टू दैट ऑफ साइड बी। तो जो सॉल्वेंट का फ्लो होगा वो ए से बी की तरफ होगा। सॉल्वेंट का फ्लो होगा ए से बी की तरफ। अब देखिए, जब सॉल्वेंट का फ्लो ए से बी की तरफ होगा तो यहां पर जो वाटर का लेवल है वो डाउन होता चला जाएगा। डाउन क्यों होगा? जब सॉल्वेंट का फ्लो ए से बी की तरफ होगा तो ए की तरफ वॉल्यूम कम होगा और बी की तरफ वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो यहां अगर पिस्टन पे हमने फ्रीली छोड़ रखा है तो ये पिस्टन अपवर्ड हो जाएगी, ऊपर बढ़ जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। क्योंकि जब सॉल्वेंट ए से बी की तरफ जाएगा तो बी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो पिस्टन अपवर्ड हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, क्योंकि बी साइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस। तो फिर समझ लीजिए, सॉल्वेंट का फ्लो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। The flow of solvent from its higher concentration to its lower concentration through semi-permeable membrane is called osmosis। अब देखिए, ऑस्मोसिस से ए से अगर हम बी की साइड जाते हैं तो बी साइड में वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इस वजह से पिस्टन अप बढ़ जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? जब ए से बी की तरफ सॉल्वेंट जाएगा तो बी का वॉल्यूम बढ़ेगा और बी के वॉल्यूम को हम चाहें कि बी का वॉल्यूम ना बढ़े तो ये पिस्टन जो है इस पर हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा दें। पिस्टन पर हम लगा दें एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर को मेजर कर लेंगे ये प्रेशर गॉज से। यहां जो एरो लगा रखा है इट इज प्रेशर गॉज। तो एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया हमने, पिस्टन यहां पर फिक्स कर दिया। जब पिस्टन फिक्स कर दिया तो बी के साइड का वॉल्यूम फिक्स हो गया। अब बी साइड में वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता। जब बी साइड में वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो ऑस्मोसिस रुक जाएगी। ठीक है, अब ऑस्मोसिस नहीं होगी। यही प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड विच प्रिवेंट ऑस्मोसिस। लिक्विड की सरफेस पर लगाया हुआ एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां पर जो हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जिसकी वजह से ऑस्मोसिस रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि जब हमने प्रेशर लगाया अब इधर वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं हो सकता। जब वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं हो सकता इधर तो ए से बी की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो नहीं होगा, ऑस्मोसिस रुक जाएगी और इसी प्रेशर को कहते हैं हम osmotic pressure। तो the external pressure applied on the surface of liquid which prevent osmosis is called osmotic pressure। जो osmotic pressure है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से और इसका कैलकुलेशन होता है वेन थॉप इक्वेशन से। वेन थॉप इक्वेशन होती है पाई बी इक्वल टू एन आर टी। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एन आर टी, वैसे ही होती है वेन थॉप इक्वेशन पाई बी इक्वल टू एन आर टी। तो आइडियल गैस इक्वेशन में पी के प्लेस पर हमने क्या ले लिया है? पाई। अब देखिए, पाई इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। एन अपॉन वी इज
concentration and it is represented by C. तो we can write pi is equal to CRT. देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन पर। तो जितनी प्रॉपर्टीज आइडियल सॉल्यूशन की या डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यानी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं, वो सभी प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अब यहां पर इस फॉर्मूले को भी हम एलाबोरेट कर सकते हैं। देखिए यहां नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? सॉल्यूट के। तो NB इक्वल टू क्या हो जाएगा? WB अपॉन MB। तो at the place of N, this number of moles we can write pi is equal to WB upon MB. It is at the place of N RT upon V. ठीक? Pi is osmotic pressure. WB mass of solute in gram, MB molar mass of solute, R गैस कांस्टेंट, जनरली इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। टेम्परेचर T टेम्परेचर इन केल्विन, V वॉल्यूम इन लीटर। देखिए यहां पर यूनिट कन्वर्जन क्या होता है? अगर सल्यूट का मास ग्राम में गिवन नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना है। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है प्रोटीन का, वहां प्रोटीन का मास मिलीग्राम में गिवन है। ठीक है, वो क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है। तो वहां पर क्या है? मास गिवन है मिलीग्राम में, तो मिलीग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, और वॉल्यूम गिवन है एमएल में, तो एमएल को आप लीटर में कन्वर्ट कर लोगे। बस थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन ही है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेशन में, क्योंकि अगर यूनिट कन्वर्जन आप नहीं करते हो तो आपकी कैलकुलेशन सब बेकार हो जानी है। ठीक है, तो ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर फिर समझ लीजिए, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड विच प्रिवेंट ऑस्मोसिस is called as osmotic pressure. It is calculated with the help of Bentov equation. Pi B is equal to nRT. Pi is osmotic pressure. Pi मैथ्स वाला पाई नहीं है। कभी कभी क्या होता है, पाई की वैल्यू दे रखी है 2 एटमॉस्फेयर, पाई इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर कह रखा है कि सोल्यूशन का एटमॉस्फेयर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 2 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम 1 लीटर है। ठीक है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, आर की वैल्यू दे रखी है, कंसंट्रेशन पूछी है। तो उस कंडीशन में बच्चे अपना दिमाग लगा के पाई इक्वल टू 3.14 लगा देते हैं। पाई 3.14 ये मैथमेटिक्स वाला पाई नहीं है, ये पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर का रिप्रेजेंटेशन। जैसे पीबी इक्वल टू एनआरटी में आइडियल गैस इक्वेशन में पी गैस के प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही पाई बी इक्वल टू एनआरटी में पाई सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है ऑस्मोटिक प्रेशर पे कि जो पॉलीमर्स होते हैं जैसे प्रोटीन है, बायोमॉलिक्यूल है, उनके मोलर मासेस को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रेफरेंस देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए उसकी 2 रीजन है। एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर से जो वैल्यू आती है, जो भी कैलकुलेशन आती है, उनकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज मोर एक्यूरेट, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मोलर मासेस ऑफ पॉलीमर्स। दूसरा, इसको रूम टेम्परेचर पे किया जा सकता है। देखिए कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उनके लिए हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला मेथड बेकार हो जाएगा। ठीक, तो ना तो इसमें आपको सोल्यूशन गर्म करना है, ना ठंडा करना है, ना हीट करना है, ना कूल करना है, केवल रूम टेम्परेचर पे आपको सोल्यूशन को सॉल्वेंट से सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और एक्सटर्नल प्रेशर आपको देखना है कि जिस एक्सटर्नल प्रेशर से ऑस्मोसिस प्रिवेंट हो जाए, रुक जाए, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। बेंथॉफ इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर लोगे। इसमें जो भी वैल्यू है वो इसमें 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं, कोई 5 वैल्यू गिवन होंगी, एक वैल्यू हिडन होगी, हिडन वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जनरली न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछा जाता है, आप लोग इनके न्यूमेरिकल लगाएं। एनसीईआरटी में हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद एक एग्जाम्पल, फिर कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उन इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल को आपको लगाना है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेंथ्रॉप फैक्टर एंड एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो
ये सब क्लियर है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।